हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का यूपी टेट एग्जाम 2025 की तैयारी सीरीज में। आज हम लेकर आए हैं पर्यावरण अध्ययन का एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट नंबर 7, जिसमें शामिल है 2018 में पर्यावरण अध्ययन से पूछे गए सभी 30 प्रश्न। साथियों, अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो यह सेट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सेट और देखते हैं आप 30 में से कितने सवाल जो है वो आप सही कर पाते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन। इनमें से वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा कौन है? देखिए, चूंकि ये 2018 का पेपर है, सेट है, तो उस समय जो है महिला आयोग की अध्यक्षा जो थी वो थी श्रीमती रेखा शर्मा जी। लेकिन वर्तमान की बात अगर की जाए तो वर्तमान में महिला आयोग की अध्यक्षा जो हैं वो हैं श्रीमती आप इसको याद रखिएगा, विजया के रहाटकर जी। ये हैं वर्तमान महिला आयोग की अध्यक्षा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो ये बैठक आहूत की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति जो होता है वो भारत का प्रथम नागरिक होता है और यह प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री के परामर्श से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है और लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक को आहूत करता है, बुलाता है एवं लोकसभा को ये भंग भी कर सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो आप यहाँ पे ऑप्शन है 9, भाग 6, भाग 3 और भाग 4। तो आप कहेंगे जो पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान है वो भाग 9 में दिए गए हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर। 74वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? ऑप्शन है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से, शहरी स्थानीय स्वशासन से, राष्ट्रपति की शक्तियों से या फिर संसद की शक्तियों से। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, शहरी स्थानीय स्वशासन से। ठीक है, और ये जो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन है ये है हमारा 73वां संविधान संशोधन। 73वां, ये 74वां है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड? तो आप कहेंगे ऑप्शन डी, सल्फर डाइऑक्साइड। देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो गैस वर्षा के पानी में घुल जाता है और पानी जो है वर्षा का वो अम्लीय हो जाता है। ऐसी वर्षा जो है अम्लीय वर्षा कहलाती है और ये जलीय और स्थलीय दोनों प्रकार के जीवों को प्रभावित करती है। ठीक है, देखिए इसका सबसे अच्छा प्रभाव मैं बताऊं, बुरा प्रभाव, कि मथुरा के तेल शोधक कारखाने से निकलने वाली जो SO2 गैस है, इसी के कारण आगरा के ताजमहल की तबाही का कारण बना हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में विधि का शासन ये विचार कहाँ से लिया गया? ऑप्शन है अमेरिका, स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड और आयरलैंड। तो इसमें जो है हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा इंग्लैंड, ऑप्शन सी। देखिए, भारतीय संविधान में विधि का शासन का विचार जो है वो इंग्लैंड से लिया गया है, ऑप्शन हमारा सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है। लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? तो सीधी सी बात है, इसमें कौन जारी करेगा? भारत का निर्वाचन आयोग। लोकसभा के चुनाव के लिए अधिसूचना भारत का निर्वाचन आयोग जारी करता है। भारत में निर्वाचन आयोग की जो स्थापना हुई वो कब हुई है? तो आप कहेंगे 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई है। ठीक है, 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई। यह एक संवैधानिक निकाय है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है सार्वजनिक काल, विशेषाधिकार काल, शून्यकाल या फिर प्रश्नकाल। तो आप कहेंगे ऑप्शन डी, प्रश्नकाल। देखिए, लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को प्रश्नकाल कहा जाता है। संसद का पहला घंटा जो होता है वो प्रश्नकाल के लिए होता है। इस दौरान क्या होता है? सदस्य प्रश्न पूछते हैं और सामान्यतः मंत्री जो होते हैं इन प्रश्नों का उत्तर देते हैं। प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं? जो प्रश्न होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तारांकित, अतारांकित तथा अल्प सूचना वाले प्रश्न। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वर्षा जल संग्रहण क्या कहलाता है? प्रयुक्त जल का संग्रह और भंडारण, वर्षा जल का जमाव और भंडारण, पानी का वितरण, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आप कहेंगे वर्षा जल का जमाव और भंडारण वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। देखिए, वर्षा होती है, हमारी छतों से पानी हम इनको नालियों से या किसी गड्ढे में अपना बना लेते हैं। इस तरीके से सबको हम वर्षा के जल को संरक्षित कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय गैंडे कहाँ संरक्षित है?
कार्बेट नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क। तो आप कहेंगे काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कहाँ स्थित है? आप कहेंगे ये स्थित है असम में। असम में स्थित है काजीरंगा नेशनल पार्क। यह उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए, देखिए ये जो गैंडा है एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन? काजीरंगा आपका ये जो नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कर्म पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है? देखिए ऊर्जा का प्रवाह, पहले उत्पादक फिर अपघटक फिर उपभोक्ता, अपघटक में होगा फिर उपभोक्ता में होगा फिर उत्पादक में होगा, उत्पादक उपभोक्ता अपघटक, उपभोक्ता उत्पादक अपघटक। इन चारों में से कौन सा सही है? तो आप कहेंगे सी वाला हमारा बिल्कुल सही है। पहले ऊर्जा किस में जाएगी? पहले जाएगी उत्पादक में। ये देखिए उत्पादक है, यहाँ पे ऊर्जा जो है संरक्षित है, फिर इसको किसने खाया? प्राथमिक उपभोक्ता ने। ये ऊर्जा अब इसमें ट्रांसफर हो गई। ठीक है, यही है ऊर्जा का प्रवाह। तो ऊर्जा इसमें ट्रांसफर हुई, फिर इसको जो खाया, यानी कि मान लीजिए ये भी क्या हो गया? द्वितीयक उपभोक्ता हो गया। इन दोनों को कौन खाता है? तो आप कहेंगे ये हमारे अपघटक हैं, ये अपघटक है। तो ये हमारा क्रम जो है उत्पादक से उपभोक्ता, उपभोक्ता से अपघटक, ये वाला क्रम हमारा बिल्कुल सही है। चलिए, कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? कौन सी गैस जो है जो वातावरण में सबसे अधिक उपस्थित रहती है? प्रोपेन है, एथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मेथेन है। तो ऑप्शन सी हमारा सही है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। देखिए ये धरती के चारों ओर क्या करती है? ये फैली रहती है। यही है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये सूरज की किरणें तो अंदर आ जाती हैं, लेकिन जब पृथ्वी से टकरा करके ये किरणें जो है वापस जो है अंतरिक्ष में नहीं जा पाती, हमारे वायुमंडल में ही रह जाती हैं, जिससे हमारी धरती का तापमान क्या हो रहा है? वो बढ़ रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे जो हैं वो हरे होते हैं? कौन सा वर्णक है? तो आप कहेंगे ये जो वर्णक है हमारा ऑप्शन डी, क्लोरोफिल। इसी के कारण जो होता है पौधे जो होते हैं हमारे वो कैसे होते हैं? हरे होते हैं। ठीक है, मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं वो कौन सी हैं? वनों को जलाना, कृषि क्रियाकलाप, एरोसोल कैन का उपयोग करना, उपर्युक्त सभी। तो आप कहेंगे इसमें उपर्युक्त सभी। वनों को जलाना, कृषि क्रियाकलाप, एरोसोल कैन का उपयोग करना मानवीय गतिविधियां हैं जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। इन गतिविधियों से क्या होता है? वायु प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण जैसी घटनाएं पर्यावरण घटित होती हैं, जिससे मानव तथा अन्य जीव जंतु भी प्रभावित होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, यूफॉर्बिएसी फैमिली की कौन सी फसल है जो बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? जेट्रोफा है, कैडल नट है, ट्री है, कॉपर लीफ है, सर्पगंधा है। तो आप कहेंगे ऑप्शन ए। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, मतलब बार बार ये जो है रिपीट हुआ है। तो जेट्रोफा के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, ये कौन सी फैमिली का है? तो आप कहेंगे यूफॉर्बिएसी का फैमिली का है, और इससे क्या बनाया जाता है? बायोडीजल बनाया जाता है। ये कल के सेट में भी था, मतलब 2017 में भी यह पूछा गया था। देखिए इस पादप से प्राप्त होने वाले बीज जो हैं, ये बीज होते हैं, इनसे जो है 25 से 30%, कितना? 25 से 30% जो है वो बायोडीजल प्राप्त होता है, तेल निकाला जा सकता है, और इस तेल से कार आदि चलाए जा सकते हैं, इसीलिए इसको बायोडीजल पौधा कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। जड़ी बूटियों की रानी, जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधि पौधे का हिंदू धर्म में महत्व भी है, और इसका वानस्पतिक नाम जो है ओसिमम सेक्टस है। इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तुलसी है, अजवाइन है, रोजमेरी है, धनिया है। तो हम सभी जानते हैं ये तुलसी का पौधा है। ठीक है, जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है, इसका हिंदू धर्म में बहुत महत्व भी है, और इसका वानस्पतिक नाम क्या है? ओसिमम सेक्टम है, याद रखिएगा, और इसको सामान्यतः हम तुलसी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? पीने योग्य पानी, अशुद्ध जल, ताजा पानी, नल का पानी। तो यहाँ पर हमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, सीधा सीधा इसके नाम में ही पीने योग्य पानी, जो पीने योग्य पानी होगा वही सुरक्षित माना जाएगा। तो पीने योग्य पानी हमारा सही है। देखिए ये जो हमारी पृथ्वी पर जो पीने योग्य पानी है इसकी मात्रा कितनी है आप जानते हैं? 0.65% है, बस इतना ही है। इतना पानी जो है हम केवल पीने योग्य पानी है धरती पर। चलिए अगले क्वेश्चन पर, वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? देखिए ये क्वेश्चन भी लगभग आप मान चलिए कि हर साल पूछा गया है।
अभी कल के सेट में भी था, आप कल का सेट जो भी लगाए होंगे उनको पता होगा। यहाँ पर ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा वो है मिथाइल आइसोसाइनेट। आप सभी सेटों को सॉल्व कर लीजिए और देखिएगा ये क्वेश्चन लगभग बार बार रिपीट किया गया है। ठीक है, देखिए वर्ष 1984 में क्या हुआ, भोपाल में मिसाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ जिसमें लगभग 2500 व्यक्ति मरे थे और हजारों की संख्या में लोग बुरी तरह से प्रभावित हुए थे। इसका जो फार्मूला होता है मिथाइल आइसोसाइनेट का, हो सकता है फार्मूला या आपसे पूछ ले, वो होता है CH3NCO, मिथाइल आइसोसाइनेट ये है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये तो सभी को याद है, विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। MS स्वामीनाथन क्या थे? MS स्वामीनाथन जो थे क्या थे? पत्रकार थे, कृषि वैज्ञानिक थे, पारिस्थितिकी वैज्ञानिक थे या फिर पक्षी वैज्ञानिक? तो आप कहेंगे यह एक कृषि वैज्ञानिक थे। ठीक है, MS स्वामीनाथन जो है कृषि वैज्ञानिक थे। इन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ये और क्या थे? हरित क्रांति के जनक, भारत में हरित क्रांति के जनक। अच्छा, दुनिया में हरित क्रांति के जनक कौन है? आप इनको इनके नाम को कमेंट कीजिएगा। चलिए, इन्होंने 1966 में मैक्सिको के बीजों को पंजाब के घरेलू किस्मों के साथ मिश्रित कर उच्च उत्पादकता वाले गेहूं के संकर बीज विकसित किए थे। ठीक है, 1989 में, देखिए ये भी आपको याद रखना चाहिए, 1989 में भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया। 1989 में भारत सरकार ने पद्म विभूषण पुरस्कार सम्मान दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII, वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII कहाँ स्थित है? तो आप कहेंगे ये जो स्थित है देहरादून में है। ठीक है, इसका आप हिंदी में क्या कहेंगे? इसको भारतीय वन्यजीव संस्थान, भारतीय वन्यजीव संस्थान, हिंदी में भी पूछ सकता है। भारतीय वन्यजीव संस्थान का जो है मुख्यालय वो कहाँ स्थित है? ये कहाँ स्थित संस्थान जो है कहाँ स्थित है? तो आप कहेंगे ये देहरादून में स्थित है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान, देखिए ये क्वेश्चन भी पूछा गया, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? तो हीलियम है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। किसे सोख लेते हैं? तो आप कहेंगे ये जो सोखते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को सोख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं तथा ऑक्सीजन गैस क्या करते हैं? देखिए कार्बन डाइऑक्साइड को ये क्या कर रहे हैं? सोख रहे हैं, और ऑक्सीजन को क्या कर रहे हैं? ये निकाल रहे हैं। ठीक है, क्लियर? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? तो अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को हम कहते हैं मृतक भक्षी। ऑप्शन ए हमारा सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तप्त भौमजल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? तप्त भौमजल मतलब गर्म पानी, भौम मतलब भूमि के अंदर वाला, जो गर्म पानी उससे किस प्रकार की ऊर्जा मतलब प्राप्त होती है? तो आप कहेंगे इसमें जो है हमें ऊर्जा जो प्राप्त होती है वो भूतापीय ऊर्जा प्राप्त होती है। सॉरी, ये बी है, ये सी है, ऑप्शन बी हमारा सही है। देखिए ये ऊर्जा अपारंपरिक नवीनीकृत प्रकार का संसाधन है। इस ऊर्जा से पर्यावरण प्रदूषण बिल्कुल नहीं होता है, अतः इसका उपयोग हम खाना बनाने में, बिजली बनाने आदि में कर सकते हैं। भारत में कहाँ कहाँ आप देख लीजिए, भारत में मणिकर्ण कहाँ पे है? तो आप कहेंगे ये है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। पूगा घाटी ये भी कहाँ पर है? तो आप कहेंगे ये जो है हमारा लद्दाख में है, ताता पानी, ये सब नाम आप एकदम याद रखिए। ताता पानी ये कहाँ पर है? तो आप कहेंगे ये जो है झारखंड में है। और खम्मम ये कहाँ पर है? तो ये आप कहेंगे तेलंगाना में है। ठीक है, कहाँ? तेलंगाना में है। और ये सभी क्या है? भूतापीय ऊर्जा के जो है उत्पादक स्थान है भारत में। इनको याद रखिएगा आप। देखिए इस बार जो है टेट का पेपर आसान नहीं होने वाला है, तो आप मेहनत खूब कीजिए, जी जान से अभी से लगे रहिए। 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट में, पूर्वी घाट में, हिमालय में, विंध्याचल में। देखिए 16 घास है, ये कहाँ पाए जाते हैं? तो आप सीधे सीधे कहेंगे आंख मूंद कर पश्चिमी घाट में। ये पश्चिमी घाट पर 16 घास के मैदान जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, 16 घास वनों को उष्णकटिबंधीय मोंटेन जंगलों के रूप में जाना जाता है। इस तरह के घास के मैदान जो होते हैं उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं?
पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? तो आप ऑप्शन देखेंगे, नेलापट्ट, कुंथनकुलम, कोक्कारेबेलूर, उपर्युक्त सभी। तो इसमें जो है उपर्युक्त सभी सही है। भारत में पेलिकन पक्षी जो हैं वो नेलापट्टू, कुंथनकुलम और कोक्कारेबेलूर इन सभी जगहों पर क्या करते हैं? प्रजनन करते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर। मिनी माता यानी मीना माता भी इसको कहते हैं, रोग जो है ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? या सीधे सीधे आप समझिए कि ये रोग मिनी माता रोग किसकी वजह से होता है? तो आप कहेंगे ये होता है पारा की वजह से। मिनी माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पारा पाया जाता है। ठीक है, पारा का ये जो है सिंबल Hg है। इन मछलियों को खाने से लगभग 3000 लोग प्रभावित हुए, जिनमें हाथ पैर मुंह शून्य होना, संवेदन में गड़बड़ी, हाथ पैर गति में समन्वय का अभाव, फाली जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। देखिए यह बीमारी पहली बार, ये जो बीमारी है ये पहली बार कहाँ पर हुआ था, कहाँ पर ये देखा गया था? तो आप कहेंगे जापान के मिनी माता खाड़ी है। मिनी माता खाड़ी है जापान के पास। मिनी माता खाड़ी के आसपास, ठीक है, ये पाया गया था। इसी कारण इस रोग को हम क्या कहते हैं? मिनी माता रोग कहते हैं। और ये होता क्यों है? पारे की वजह से। तो जिस मछली के अंदर ये पारा पाया जाता है ज्यादा मात्रा में, उसको खाने से क्या कौन सा रोग हो जाता है? मिनी माता रोग। चलिए, ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है? तो आप देखेंगे ओजोन परत का उत्तरी ध्रुव, भूमध्य रेखा, दक्षिणी ध्रुव, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आप कहेंगे दक्षिणी ध्रुव जो है, दक्षिणी ध्रुव पर ओजोन लेयर का जो है अधिकतम ह्रास हुआ है। सर्वप्रथम ब्रिटिश दल 1985 में टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से अंटार्कटिका यानी कि दक्षिण ध्रुव के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया था। ठीक है, अगर ओजोन मतलब ऐसे छिद्र होता गया तो इससे क्या होगा? हानिकारक जो पराबैंगनी किरणें हैं धरातल पर पहुंचकर त्वचा पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं, जिससे त्वचा का कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए देखिए ओजोन से संबंधित क्वेश्चन तो हर साल पूछा गया है। मैंने अभी तक आपको 7 सेट करवा दिया है, 7 के 7 सेटों में यूपी टेट ने ओजोन से संबंधित क्वेश्चन पूछा ही पूछा है। चलिए अगले क्वेश्चन पर, इनमें से कौन भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था? एम पतंजलि शास्त्री, मेहरचंद महाजन, हीरालाल जे कानिया, SR दास। तो आप इसमें कहेंगे सर हीरालाल जे कानिया। देखिए हीरालाल जे किशुनदास कानिया जो थे भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, जो कब से कब तक रहे हैं? 26 जनवरी 1950 से लेकर के 6 नवंबर 1951 तक ये रहे हैं। ठीक है, पहले हीरालाल जे कानिया जी भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? तो रेड डाटा बुक जो है वो विलुप्त के करीब जो जीव हैं, संकटग्रस्त प्रजातियां हैं, उनसे संबंधित है। ठीक है, रेड डाटा बुक जो होता है वो IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा जारी किया जाता है। इस पुस्तक में क्रांतिक रूप से जो है संकट से ग्रस्त जीवों को गुलाबी पृष्ठों पर, ठीक है, मतलब ये जो जीव हैं इनको कैसे पृष्ठ पर दिखाया जाता है? तो आप कहेंगे गुलाबी पृष्ठों पर। और जैसे ही उस जीव का संरक्षण हुआ और उस संकट से बाहर आया तो उसको हम किस रंग के पृष्ठ पर दिखाते हैं? संकट से बाहर अगर हुआ वह जीव तो उसको हम दिखाते हैं हरे पृष्ठ पर। ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो साथियों आज ये 30 क्वेश्चन समाप्त हुए 2018 के। आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कल मिलते हैं हम सेट नंबर 8 के साथ, 2019 में जो पेपर हुआ था यूपी टेट का पर्यावरण से, सभी 30 प्रश्नों के साथ। तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।